हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राहुल MRK UK 11 पे आज इतिहास की पहली क्लास आप सभी के सामने लाई जा रही है। तो इतिहास के पहले टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ से कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री। सबसे पहले आप देखेंगे जो वो है आपका इतिहास यानी हिस्ट्री। इतिहास क्या होता है अर्थात इतिहास का तात्पर्य है मानव के उद्भव से लेकर यानी मानव के उद्भव से और वर्तमान समय तक मानव के द्वारा तमाम जो भी कार्य किए गए, चाहे वे सामाजिक हों, सांस्कृतिक हों, चाहे राजनीतिक हों या फिर वे धार्मिक हों, इन सभी का एक क्रमबद्ध अध्ययन यानी सिस्टमेटिक तरीके से जो अध्ययन किया जाता है उसे इतिहास के रूप में जाना जाता है। यानी मानव के विकास के क्रम का क्रमबद्ध अध्ययन आपका इतिहास कहलाता है, जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है किसका, मानव के विकास का। इतिहास के जो जनक हैं यानी फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जो फादर हैं वे हैं आपके हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास के फादर के रूप में जाना जाता है और ये हैं आपके प्रथम यूनानी इतिहासकार जो हैं हेरोडोटस, जिन्हें इतिहास का पिता यानी जनक के रूप में जाना जाता है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में कैटेगराइज किया जाता है यानी बांटा जाता है। प्राचीन इतिहास जो है हमारा उसे 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल और जो तीसरा है आपका उसे ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। यानी मानव के जो विकास का क्रम है उसे उसके किए गए कार्यों के आधार पर और जो इतिहास के उपलब्ध साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर इसे 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य होता है जिस एज पीरियड यानी जिस समय के साक्ष्य केवल पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित हों तथा साहित्यिक स्रोत उपलब्ध नहीं हो। कहने का तात्पर्य है जिस कालखंड में केवल पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध होते हों, यानी जिस समय मानव का जीवन आदि मानव के तौर पे व्यवस्थित था, उस समय जब मानव गुफाओं में रहा करता था, उस टाइम का जो टाइम पीरियड था जब मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, उसके द्वारा जो गुफाओं में चित्रकारी की गई उसके द्वारा जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर इसे प्रागैतिहासिक काल के तौर पे जाना जाता है। यानी उसके बाद आपका आदि ऐतिहासिक काल आता है। आदि ऐतिहासिक काल का तात्पर्य है
जिस काल के पुरातात्विक एवं साहित्यिक, साहित्यिक यानी लिखित, साहित्यिक एवं लिखित दोनों स्रोत प्राप्त होते हैं। दोनों स्रोत प्राप्त होते हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोतों को इतिहासकारों के द्वारा अभी तक पढ़ा नहीं गया है। उस कालखंड को आदि ऐतिहासिक कालखंड के अंतर्गत रखा जाता है। यानी जिस समय मानव को लिपि का ज्ञान था, लेकिन मानव के द्वारा जो लिखी लिपि है उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, उसे आदि ऐतिहासिक के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि यहाँ पे आपका जो प्रागैतिहासिक काल है, यहाँ पे आपका पाषाण काल यानी स्टोन एज जो पीरियड है उसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, जब मानव के द्वारा पत्थरों का प्रयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया गया। उसी प्रकार आदि ऐतिहासिक में सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है उसे इतिहासकारों के द्वारा आज तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इस काल को आदि ऐतिहासिक में रखा जाता है। और ऐतिहासिक जो कालखंड है उसे जिस काल का यानी जिस टाइम पीरियड का पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों स्रोत उपलब्ध होते हैं और साहित्यिक स्रोतों को पढ़ा भी गया है, उसे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। कहने का तात्पर्य है जिस काल में मानव को लिपि का ज्ञान भी था और मानव के द्वारा लिखी लिपि को पढ़ा भी गया है, उसे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। इस कालखंड में आप देखेंगे कि वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल एंड गुप्त काल आदि सभी जिनका उल्लेख साहित्यिक तौर पर मिलता है और इतिहासकारों के द्वारा इस चीज को व्यवस्थित किया जाता है यानी पढ़ा गया है, उसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। इसी के अंतर्गत जो प्रागैतिहासिक काल के टाइम पीरियड को सबसे पहले शोध के विषय के रूप में रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा शोध का विषय बनाया गया और इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर इस कालखंड को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया। इसे प्रागैतिहासिक काल को, प्री हिस्ट्री पीरियड जो है आपका, उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 आपका पाषाण काल, स्टोन एज। नंबर 2 कांस्य काल या इसे युग कह सकते हैं, और लौह युग। इन 3 कालखंडों को इस आधार पर कैटेगराइज किया गया कि जब मानव ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया, जिसके द्वारा उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य किया, उसके आधार पर इस कालखंड को कैटेगराइज किया गया है। कहने का तात्पर्य है पाषाण काल यानी स्टोन एज पीरियड जो है आपका, वो जब मानव के द्वारा पत्थरों का प्रयोग किया गया, पत्थरों के औजार बनाए गए, उस कालखंड को यानी मानव के द्वारा यहाँ पर सर्वाधिक पत्थरों का प्रयोग किया गया अपनी सुख सुविधाओं के लिए, उसे पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। जबकि कांस्य युग के अंतर्गत देखेंगे तो जब मानव के द्वारा कांसे की धातु का प्रयोग किया गया तथा अपनी सुख सुविधाओं के लिए कांसे का उपयोग किया गया, उस टाइम पीरियड को कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज के रूप में जाना जाता है। हालांकि आप सभी जानते हैं कांसा एक मिश्र धातु है जो
तांबा और टिन को मिला करके बनाई जाती है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों या सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ के लोग तांबे के साथ टिन को मिलाकर के कांसा बनाना जानते थे। उसी के बाद आपका लोह युग आता है। तो लोह युग यानी आयरन एज पीरियड जो है, इसमें लोहे की खोज होती है, यानी मानव के द्वारा जो अपनी सुख सुविधाओं के लिए लोहे के औजार बनाए जाते हैं, उसके द्वारा अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाता है। उस टाइम पीरियड को लोह युग के अंतर्गत रखा जाता है। हालांकि आप सभी जानते हैं भारत में लोहे की जो शुरुआत होती है वो उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है। इस प्रकार से इस कालखंड को कैटेगराइज किया गया और इन्हें अलग अलग इसी के आधार पर जब जो स्टोन है इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला आपका पूरा पाषाण काल हुआ। दूसरा आपका मध्य पाषाण काल होता है और तीसरा आपका नव पाषाण काल यानी एज पीरियड होता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का जो टाइम पीरियड होता है, इसमें मानव के द्वारा किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाया जाता है और किस प्रकार से यहाँ आगे बढ़ता है, इसके संबंध में हम देखेंगे। पूरा पाषाण काल जब मानव अपने विकास के क्रम को आगे बढ़ाता है, तो जब आदि मानव के रूप में जीवन व्यतीत करता है, तो मानव के द्वारा अपना सबसे लंबा टाइम पीरियड जो होता है वो पूरा पाषाण काल में व्यतीत किया जाता है। सबसे लंबा समय जो है वो मानव के द्वारा पूरा पाषाण काल के अंतर्गत व्यतीत किया जाता है। हालांकि जो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है, ये एक संक्रमण काल के रूप में आगे बढ़ता है। संक्रमण काल, संक्रमण काल का तात्पर्य है जिन क्षेत्रों में या जिन स्थानों पे किसी चीज की जानकारी यानी खोज पहले उपलब्ध होती है, वहां पे नवपाषाण काल का दौर प्रारंभ होता है। और जहाँ पे चीजें थोड़ी देर में मिलती हैं या पहुंचती हैं, वहां पे आपका मध्य पाषाण काल, उन क्षेत्रों में मध्य पाषाण काल प्रारंभ होता है। यानी ये दोनों के दोनों, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, दोनों के दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल की जो विशेषताएं हैं, उसे हम इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे। इसलिए आपको इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा कम वीडियो के माध्यम से जल्दी समझाया जाए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और जो नव पाषाण काल था, इसमें जो आदि मानव का जो रहन सहन एवं जो उसके कार्य थे वो किस प्रकार से थे, तो उसमें पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो आखेटक और खाद्य संग्राहक की भूमिका में था। आखेटक का तात्पर्य होता है शिकार करना, अर्थात उस टाइम आदि मानव के द्वारा जो शिकार किया जाता था उसे आखेटक के रूप में जाना जाता है। और खाद्य संग्राहक की भूमिका के रूप में भी इस प्रकार मानव विद्यमान था, यानी जो मानव अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान परिवर्तन करता रहता था। यानी आज इस जंगल में रुक करके वहाँ के जंगली जानवरों को मार करके अपना भोजन करता। जैसे ही वहाँ के जानवरों की संख्या कम हो जाती तो वह स्थान परिवर्तन करके कहीं दूसरी जगह निवास करते थे, क्योंकि इस टाइम जो आदि मानव था उसे कृषि एवं पशुपालन की जानकारी नहीं थी, क्योंकि अभी तक स्थायी जीवन की शुरुआत नहीं हो पाई थी। इसीलिए मानव गुफाओं में रहता था और गुफाओं में उसके द्वारा चित्रकारी की गई थी, और जो चित्रकारी की गई थी उस पे मानव के द्वारा
लाल एवं हरे रंग का प्रयोग किया गया था। इसी प्रकार जब मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आता है, दोनों लगभग लगभग एक साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो नवपाषाण काल में भी मानव आखेटक और खाद्य संग्रह की भूमिका में बना रहता है, लेकिन इस काल में एक नई शुरुआत होती है आपका पशुपालन की। यानी मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत शुरू होती है और मानव के द्वारा पहला पालतू पशु के रूप में कुत्ते को बनाया जाता है। यानी पहला पालतू पशु यहाँ पे कुत्ता बनाया जाता है। कुत्ता न केवल शिकार करने में सहायक था, बल्कि उनकी दृष्टि से सुरक्षा के लिए भी काफी उपयोगी था। इसी बीच आपका नवपाषाण काल में स्थितियां पूरी तरह से बदल जाती हैं और मानव कृषि के साथ साथ पशुपालन को व्यवस्थित रूप प्रदान कर देता है और इसी नवपाषाण काल से ही मानव के स्थायी जीवन की शुरुआत होती है। क्योंकि आप जानते हैं, जहाँ पे कृषि होती है, जिन स्थानों पे, वहाँ पे जो जीवन है वो स्थायी जीवन होता है। यानी कृषि को शुरू करने के लिए हमें स्थायी होना पड़ता है। इसलिए जब मानव के द्वारा यहाँ पे कृषि और पशुपालन शुरू किया गया, तो यहाँ से मानव के स्थायी जीवन की शुरुआत प्रारंभ होती है। इसी बीच आपका लगभग लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास आधुनिक मानव, जिसे होमोसेपियंस के नाम से जाना जाता है, यानी ज्ञानी मानव का अवतरण होता है। और इस ज्ञानी मानव के अवतरण से स्थितियां अलग हो जाती हैं। इसी प्रकार जो मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, जो तीनों कालखंडों में जो प्राचीन स्थल प्राप्त हुए हैं, उनके संबंध में देखेंगे तो सबसे पहले भारत में पूरा पाषाण कालीन जो स्थल हैं वो आपका अतिरम पक्कम तमिलनाडु में स्थित है और हथनोरा मध्य प्रदेश में, जहाँ से सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी अर्थात कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। तथा इसके बाद जो भीमबेटका नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है, वहां से प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस चित्रकारी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये चित्रकारी तीनों कालखंडों से संबंधित है। तीनों कालखंडों का तात्पर्य है जो आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल है, यहाँ पे इन तीनों कालखंडों की चित्रकारी प्राप्त होती है। जबकि भीमबेटका नर्मदा घाटी से मानव का